हेलो भाई लोग, तो क्या हालचाल। आज मैं फिर आप लोगों के सामने खड़ा हूँ एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है प्रजनन। ठीक, तो प्रजनन के बारे में हम लोग पिछले क्लास में उसका पार्ट 1 पढ़ लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 जिसमें रहेगा लैंगिक प्रजनन। तो आप लोगों का सबसे पहले तो स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल में। तो फटाफट आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। तो टॉपिक आज हम लोग का है लैंगिक प्रजनन। टॉपिक क्या है? लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन क्या है? पिछले क्लास में हम लोग अलैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़े थे कि प्रजनन की वह विधि जिसमें नर और मादा में से किसी एक की आवश्यकता होती है, उस तरह के प्रजनन को हम लोग अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। लेकिन लैंगिक प्रजनन क्या होता है? लैंगिक प्रजनन क्या होता है? तो प्रजनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा के गैमीट आपस में संयोग करके एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। उस विधि को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। लिख रहे हैं यहाँ पर ताकि आप लोगों को अच्छे से अपने अपने नोट्स में आप लोग लिख पाए। ठीक है, लैंगिक प्रजनन। प्रजनन की, फोन को साइलेंट करें। प्रजनन की वह विधि जिसमें नए संतान का जन्म, नए संतान का जन्म नर तथा मादा के गैमीट, नर तथा मादा गैमीट के संयोग के फलस्वरूप होता है। उस तरह के प्रजनन को कौन सा प्रजनन कहते हैं? लैंगिक प्रजनन। ठीक है, उस तरह के प्रजनन को कौन सा प्रजनन कहेंगे? लैंगिक प्रजनन। मतलब कि एक यह नर गैमीट है। नर गैमीट क्या होता है? शुक्राणु जो होता है वो कौन सा गैमीट होता है? नर गैमीट होता है। और मादा गैमीट क्या होता है? तो मादा गैमीट जो होता है वो क्या होता है? अंडाणु। जब नर गैमीट और मादा गैमीट आपस में संयोग करेगा तो बनाता है क्या? एक नई रचना, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं जाइगोट। जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं जाइगोट। ठीक, नर तथा मादा गैमीट के संयोग के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। नर तथा मादा गैमीट के संयोग के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। आइए समझ में। तो नर गैमीट और मादा गैमीट के संयोग के फलस्वरूप एक नई रचना का निर्माण होता है और उसके फलस्वरूप जो जाइगोट का निर्माण हो वही धीरे धीरे वृद्धि कर भ्रूण में बदलेगा और वही धीरे धीरे वृद्धि कर एक नए शिशु, एक नए बच्चे में बदल जाता है। तो इस तरह होता है लैंगिक प्रजनन। ठीक, अपने वेस्ट बंगाल के सिलेबस में केवल पौधे के बारे में पढ़ना है, पौधे के लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ना है, जंतुओं के लैंगिक प्रजनन के बारे में नहीं पढ़ना है। आई बात समझ में? चलिए, जिस तरह से अलैंगिक प्रजनन की इकाई क्या होती है? स्पोर होती है। उसी तरह से लैंगिक प्रजनन की इकाई क्या होती है? तो लैंगिक प्रजनन की इकाई होता है गैमीट। लैंगिक प्रजनन की इकाई क्या होता है? गैमीट। याद रहेगा? बहुत बढ़िया। और ये जो गैमीट होता है वो हिप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड? हिप्लॉइड मतलब जिसमें क्रोमोसोम जोड़ा में रहेगा वो कहलाएगा डिप्लॉइड अवस्था, और जिसमें क्रोमोसोम जोड़ा में नहीं रहेगा वो क्या कहलाएगा? हिप्लॉइड अवस्था। तो गैमीट जो है वो हमेशा हिप्लॉइड अवस्था में रहते हैं। यानी कि ये किस अवस्था में रहता है? हिप्लॉइड। ठीक है, यानी कि एन अवस्था। चाहे वो नर गैमीट हो यानी कि शुक्राणु हो। नर गैमीट क्या है? अगर हम नर गैमीट का बात करेंगे तो नर गैमीट क्या है? शुक्राणु। यहां पर लिखते हैं नर गैमीट क्या है? शुक्राणु। और ये कौन सा गैमीट है? और ये जो बेचारी है ये मादा गैमीट है। मादा गैमीट। ठीक है, तो नर गैमीट है शुक्राणु, शुक्राणु
और ये मादा गैमेट क्या है? अंडाणु। नर गैमेट है शुक्राणु और मादा गैमेट है अंडाणु। और इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो क्या होती है? डिप्लॉयड, यानी कि इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या n और इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या n। अगर यह मनुष्य के शुक्राणु और अंडाणु है तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या होगी 23 और इसमें क्रोमोसोम की संख्या होगी 23। आई बात समझ में ना? शुक्राणु में क्रोमोसोम की संख्या 23 और अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या 23। फिर ये शुक्राणु और अंडाणु मिलकर एक नई रचना का निर्माण करता है जिसको क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। और उस जाइगोट में क्रोमोसोम की संख्या होगी 23 जोड़ी, यानी कि 23 जोड़ी, यानी कि 46। कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। दिख रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन की इकाई क्या हुआ? लैंगिक प्रजनन की इकाई गैमेट है। नर में लैंगिक प्रजनन की इकाई क्या है? शुक्राणु और मादा में लैंगिक प्रजनन की इकाई क्या है? अंडाणु। शुक्राणु किस अवस्था में रहता है? तो शुक्राणु रहता है डिप्लॉयड अवस्था में। और जाइगोट किस अवस्था में होगा? इसमें तो क्रोमोसोम जोड़ा में रहेगा। जाइगोट किस अवस्था? तो जाइगोट जो होता है ये होता है डिप्लॉयड अवस्था। डिप्लॉयड अवस्था यानी कि 2 है। आई बात समझ में ना? तो ये हम लोग का लैंगिक प्रजनन। इसे क्या कहते हैं? लैंगिक प्रजनन। तो प्रजनन की वह विधि जिसमें नए संतान का जन्म नर तथा मादा गैमेट के संयोग के फलस्वरूप होता है उसे क्या कहते हैं? लैंगिक प्रजनन कहते हैं। उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को बता रहे थे कि लैंगिक प्रजनन अपने सिलेबस में केवल पादप यानी कि पेड़ पौधे के बारे में है, जंतुओं के बारे में नहीं है। तो पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना है तो इसके लिए हम लोग को पेड़ पौधे की किस पार्ट के द्वारा लैंगिक प्रजनन होता है उस पार्ट के बारे में अपने को अच्छे से जानकारी रहना चाहिए। तो पेड़ पौधे के जिस पार्ट के द्वारा लैंगिक प्रजनन होता है वो पार्ट है पेड़ पौधे का फूल। फूल जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और बाकी बचे जो स्टीम हुआ यानी कि तना, पत्ती, जड़, ये प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होता है। प्लांट का 2 पार्ट होता है, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फूल और जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वो होता है जड़, तना और पत्ती। तो रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़े तो हम लोग को रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इसको पहले फटाफट आप लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिए। उसके बाद हम एक फ्लावर का चित्र बनाएंगे और उसमें उस फ्लावर के सारे भागों के बारे में समझाएंगे। तो अब मैं मिटा रहा हूं गुरु। ठीक है, कहां है डस्टर मिल नहीं है। लगता है अपने को अपना रुमाल की ही कुर्बानी देना पड़ेगा। ये रहा रुमाल। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। तो सबसे पहले हम बताएंगे एक पूर्ण फूल। और पूर्ण फूल क्या होता है इसके बारे में अभी बता रहे हैं। ठीक, जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही बदल दो मैं कि प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ। अब ये मेरा सपना है
कि सबके सपने सच में करूं, आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, या हेलीकॉप्टर आ आ आ, मैं हूं एक उड़ता रोबो, उड़ता रोबो, उड़ता रोबो क्या, डोरेमोन, मानो या न मानो। बस ये हुआ अपना फ्लावर, और फ्लावर के ये सब कुछ पार्ट है, उस पार्ट के बारे में अपने को जानना है। ठीक, तो एक फूल की जो पंखुड़ियां होती है, आप लोग इमेजिन करिए, कल्पना कीजिए कि हम लोग जवा का फूल लिए हैं, तो जवा का सबसे जो ऊपरी भाग है, ठीक है, कौन सा भाग, ऊपरी भाग, यानी कि पंखुड़ी। तो जवा के पंखुड़ी को बोला जाता है दलपुंज। जवा के पंखुड़ी को क्या बोलते हैं, दलपुंज। यानी कि ये सब जो पार्ट है, इसको थोड़ा सा और बढ़िया से कलर किया जाए। से कलर करते हैं, ज्यादा कलर। ऐ हवा तू ही जान, जाते उनको सुना, क्या सुना, कि कैसे कैसे लिखना है, कि कैसे कैसे लिखना है, कि कैसे कैसे लिखना है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। चलिए ठीक है, सही है, सब बढ़िया दिख रहा है भाई। तो प्लांट का जो कलरिंग पार्ट होता है, प्लांट बोल रहे हैं, सॉरी, फ्लावर, फ्लावर का जो रंगीन भाग होता है, उस रंगीन भाग को बोलते हैं पेटल। ठीक है, रंगीन भाग को क्या बोलते हैं, पेटल। यानी कि ये जो भाग है, ये क्या कहलाएगा, पेटल। ठीक है, प्लांट का जो रंगीन, प्लांट बोलिए यार, फ्लावर, फ्लावर का जो रंगीन भाग होता है, वो रंगीन भाग क्या कहलाता है, पेटल कहलाता है। मतलब जो पंखुड़ियां होती है, वो एक एक पंखुड़ी क्या कहलाती है, पेटल, पेटल कहलाती है, पटल नहीं, पेटल। और पेटल का जो एक फ्लावर में एक ही तो पंखुड़ी नहीं ना होगी, बहुत सारी पंखुड़ियां होती है। तो पंखुड़ियों के समूह, यानी कि पेटल का समूह को बोला जाता है दल चक्र। तो ये पूरा क्या कहलाएगा, दल चक्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दल चक्र कहलाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से प्लांट का कलरिंग पार्ट होता है, उसी तरह से नीचे की तरफ प्लांट का एक ग्रीन पार्ट होता है, जो दल चक्र को ऊपर की तरफ से सपोर्ट देकर रखता है। ठीक, तो प्लांट का जो, प्लांट बोल रहे हैं फ्लावर, 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 फ्लावर का जो ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है, वो ग्रीन कलर का जो पार्ट है, उसको बोलते हैं सेपल। कलरिंग पार्ट को पैटल, और ग्रीन कलर के पार्ट को क्या बोलते हैं, सेपल, सेपल। और जिस तरह से फ्लावर में पैटल एक नहीं होता, उसी तरह से सेपल भी फ्लावर में एक नहीं होता, फूल में एक नहीं होता। सेपल का ग्रुप, पेटल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, दल चक्र। उसी तरह से सेपल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, वाह दल चक्र। क्या बोलते हैं, वाह है दल चक्र। ठीक है, अब ये दल चक्र क्या करता है, क्या करता है दल चक्र? तो दल चक्र जो होता है वो रंगीन होता है, दल चक्र में खुशबू वगैरह रहता है। ठीक है, तो दल चक्र क्या करता है, कीड़े मकोड़े को आकर्षित करता है। दल चक्र क्या करता है, जो रंगीन भाग होता है, पैटर्न जो होता है, ये क्या करता है, कीड़े मकोड़े को, यहां पर लिख रहे हैं, कीड़े मकोड़े को आकर्षित करता है,
आकर्षित करता है। पेटल क्या करता है? कीड़े मकोड़े को आकर्षित करता है। तो सेपल क्या करता है? सेपल क्या करता है? तो ध्यान से देखिए, सेपल का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। प्लांट का ग्रीन पार्ट, फ्लावर सेपल का जो कलर होता है वो किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। और फ्लावर का जो पार्ट ग्रीन कलर का होता है वो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो ये सेपल क्या करता है? ये सेपल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा क्या? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है भाई? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। तो इसका जो सेपल है ये भोजन बनाने का कार्य करता है। इसके साथ साथ सेपल क्या करता है? सेपल इसके साथ साथ क्या करता है? जब यह फूल कली था, कली मतलब एकदम छोटा सा, जब इसका पंखुड़ी खिला हुआ नहीं था, तो उस समय सेपल क्या करता है? फूल के जितने भी अंदर के भाग है उन सभी भागों को क्या करके रखता है? पकड़ कर रखता है। मतलब फूल के अंदर के ये सभी पार्ट को, इन सभी पार्टों में क्या करता है? रक्षा करता है। सेपल क्या करता है? कली की अवस्था में, कली अवस्था मतलब फूल जब छोटी थी, फूल जब छोटा है तो उसको क्या बोलते हैं? कली बोलते हैं भाई। ठीक, कली की अवस्था में फूल के भागों की रक्षा करता है। भागों की रक्षा करता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग फूल के दो पार्ट के बारे में पढ़े हैं। एक है पेटल यानी कि दल चक्र, एक है सेपल यानी कि बाह्य दल चक्र। इसके बाद फूल का जो जनन अंग होता है वो एक ये होता है और एक ये प्यारा सा होता है। एक ये होता है और एक ये होता है। आई बात समझ ना? तो फूल का ये जो भाग है ये है मादा जनन अंग। ये जो दिख रहा है ये कौन सा जनन अंग है? मादा जनन अंग। तो ये जो जनन अंग है वो मादा जनन अंग है, जनन अंग। और इस मादा जनन अंग का नाम क्या है? फूल का ये जो भाग है वो कौन सा भाग है? मादा जनन अंग। और इस मादा जनन अंग का नाम क्या है? तो ये क्या है? मादा जनन अंग। और इस मादा जनन अंग का नाम क्या है? जयाम। क्या नाम है? जयाम। जयाम। ठीक, उसी तरह से ये जो भाग दिख रहा है, ये जो भाग दिख रहा है ये भाग है फूल का नर जनन अंग। नर जनन अंग। तो जिस तरह से मादा जनन अंग का नाम है जयाम, उसी तरह से नर जनन अंग का नाम क्या है? पुमंग। नर जनन अंग का नाम क्या है? पुमंग। तो फूल का मादा जनन अंग जयाम और नर जनन अंग क्या है? पुमंग। ठीक है, ठीक है ना? तो फूल के कितने पार्ट पढ़ लिए हम लोग? पेटल, सेपल, जयाम और पुमंग। ठीक, और ये फूल चारों क्या है? फूल के चक्र हैं। तो जिस फूल में ये चारों पार्ट उपस्थित रहते हैं, जिस फूल में ये चारों चक्र उपस्थित, फूल में कितने चक्र पाए जाते हैं? पूर्ण फूल में कितने चक्र पाए जाते हैं? पूर्ण फूल में 4 चक्र पाए जाते हैं। अब जिस फूल में ये चारों पार्ट उपस्थित रहते हैं, चारों चक्र उपस्थित रहते हैं, उस फूल को बोलते हैं पूर्ण फूल। उस फूल को कौन सा फूल बोलते हैं? पूर्ण फूल। उस फूल को बोलते हैं पूर्ण फूल। जिस फूल में चारों चक्र उपस्थित रहते हैं उस फूल को कौन सा फूल बोलते हैं? पूर्ण फूल। इसका मतलब पूर्ण फूल में कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। कौन कौन से चक्र है? दल चक्र, बाह्य दल चक्र, जयाम और पुमंग। और जिस फूल में इन चारों चक्रों में से कोई भी एक चक्र मिसिंग रहेगा उस फूल को बोलेंगे अपूर्ण फूल। अपूर्ण फूल। ठीक है, जिस फूल में इन चारों चक्रों में से कोई भी एक चक्र मिसिंग रहेगा उस फूल को कौन सा फूल बोलेंगे? अपूर्ण फूल। आई बात समझ में? अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, इस एक ही फूल में फूल का मादा जनन अंग भी है और नर जनन अंग भी है। तो एक ही फूल में फूल का 2 जनन अंग है, 2 लिंग है, मादा वाला भी है और नर वाला भी है। तो जिस फूल में
नर और मादा दोनों जनन अंग उपस्थित रहता है उस फूल को बोलते हैं द्विलिंगी फूल या फिर उभयलिंगी फूल। उस फूल को कौन सा फूल बोलते हैं? द्विलिंगी फूल। यहाँ पर लिख रहे हैं जिस फूल में नर तथा मादा दोनों ही जनन अंग रहता है उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी फूल। लिंगी या उभयलिंगी। द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी फूल कहते हैं। और जिस फूल में या तो नर जनन अंग या तो मादा जनन अंग उपस्थित रहता है उस तरह के फूल को कौन सा फूल कहेंगे? उस तरह के फूल को कौन सा फूल कहेंगे? एक लिंगी फूल। जिसमें एक ही लिंग रहता है उसे एक लिंगी फूल, और जिसमें दो लिंग रहता है उसे द्विलिंगी फूल। अब जैसे हम लोग मनुष्य ही हैं तो हम लोग एक लिंगी है। अगर हम लोग मेल है तो हम लोग के अंदर केवल मेल जनन अंग ही रहेगा। कोई फीमेल है तो उसके अंदर केवल फीमेल जनन अंग ही रहेगा। ठीक। लेकिन फूल में क्या होता है कि किसी फूल में नर और मादा दोनों ही जनन अंग पाया जाता है। तो जिसमें नर और मादा दोनों जनन अंग उपस्थित रहेगा उस फूल को कहेंगे द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी फूल। और जिसमें नर या मादा में से कोई भी एक उपस्थित रहेगा जनन अंग उस फूल को कहेंगे हम लोग एक लिंगी फूल। आई बात समझ में ना? चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग 4 पार्ट के बारे में पढ़ लीजिए। अब इन पार्टों में से हम लोग सबसे पहले नाम जानना शुरू करते हैं मादा जनन अंग के बारे में। ठीक। तो ये हम लोग का पूरा मादा जनन अंग है। तो मादा जनन अंग का जो ये सबसे ऊपरी पार्ट होता है, मादा जनन अंग का ये जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है प्यारा सा, तो इस वाले ऊपरी पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा इस ऊपरी पार्ट में क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ठीक है। और हिंदी में इसका नाम है वर्तिका ग्रह। हिंदी में क्या नाम है? वर्तिका ग्रह। हिंदी में इसका नाम है वर्तिका ग्रह। ठीक है ना? तो वर्तिका ग्रह जो होता है वो क्या होता है? चिपचिपा होता है। वर्तिका ग्रह क्या होता है? यह चिपचिपा होता है। यानी कि स्टिग्मा कैसा होता है? चिपचिपा मतलब कोई भी अगर चीज इसके ऊपर आएगी तो क्या होती है? चिपक जाती है। ठीक है। तो ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? स्टिग्मा। और स्टिग्मा से नीचे एक पतला लंबा जैसा दिया है ना, एक स्टाइल मार्कर जो खड़ा है। ठीक। तो जो स्टाइल मार्कर ये रचना खड़ा है, जो ये रचना है एकदम यू स्टाइल से खड़ा है, इस वाले भाग का ही नाम है क्या? स्टाइल। इस वाले भाग का क्या नाम है? स्टाइल से खड़ा है भाई, इसलिए इसका नाम क्या है? स्टाइल। और हिंदी में इसको बोलते हैं वर्तिका। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको वर्तिका। ठीक है। तो ये स्टिग्मा आगे चलकर पतली लंबी रचना में बदल जाती है जिसको क्या बोलते हैं? स्टाइल या फिर वर्तिका बोलते हैं। अब वही वर्तिका देखो एकदम नीचे की तरफ एक खुला हुआ भाग रहता है। मादा जनन अंग का नीचे की तरफ एक खुला हुआ भाग है ना, एकदम ये मोटा सा खुला हुआ भाग। तो ये जो खुला हुआ भाग है, इस खुले हुए भाग का नाम है अंडाशय। इस खुले हुए भाग का क्या नाम है? अंडाशय। अंडाशय। खुले हुए भाग का क्या नाम है? अंडाशय। अब इस अंडाशय के अंदर ये जो दिख रहा है इसका नाम है बीजांड। अंडाशय के अंदर ये जो दिख रहा है इसका नाम क्या है? बीजांड। और बीजांड के अंदर ये सब जो दिख रहा है इस वाले को क्या बोलते हैं? अंड। इसको क्या बोलते हैं? अंड। ठीक है। आई बात समझ में? ठीक, बहुत बढ़िया। अब ये तो हम लोग मादा जनन के बारे में। अगर नर जनन अंग के बारे में कुछ बोले तो ये पूरा क्या कहलाता है? ये पूरा कहलाता है पुमंग। और पुमंग का ये जो थैले जैसा रचना दिख रहा है, ये जो थैले जैसा रचना दिख रहा है इसको बोलते हैं परागकोश। इसको क्या बोलते हैं? परागकोश। ठीक है। और परागकोश के अंदर जिस तरह अंडाशय के अंदर बीजांड के अंदर अंड रहता है, उसी तरह से परागकोश के अंदर क्या रहता है? तो परागकोश के अंदर रहता है
मेल गैमेट। परागकोश के अंदर क्या रहता है? मेल गैमेट, जिसको हम लोग बोलते हैं परागकण। परागकोश के अंदर क्या रहता है? परागकोश के अंदर रहता है परागकण, परागकण रहता है, ठीक है। और देखिए परागकोश से एक पतला डंठलनुमा रचना निकला हुआ है, तो इस पतले डंठलनुमा रचना को बोलते हैं पुतंतु। पुतंतु, ठीक है। ये हम लोग का हुआ फूल का भाग के बारे में। तो अच्छा ये बता रहे थे क्या? पूर्ण फूल बता दिए थे और द्विलिंगी और एकलिंगी भी बता दिए थे। द्विलिंगी क्या होता है? जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, उसे द्विलिंगी फूल कहते हैं। जैसे द्विलिंगी फूल का अगर हम एग्जांपल बताएंगे तो द्विलिंगी फूल का एग्जांपल क्या होगा? जवा। जवा जो है वो द्विलिंगी फूल है, इसके साथ मटर। मटर जो है, मटर भी द्विलिंगी फूल है। अगर हम एक लिंगी फूल का एग्जांपल बोले तो एक लिंगी फूल जो है, एक लिंगी फूल जो है वो है लौकी। एक लिंगी फूल, एक लिंगी फूल, तो एक लिंगी फूल जो है वह है लौकी, इसके साथ कुम्हारा। लौकी हुआ, कुम्हारा, ये सबके सब कौन से फूल है? एक लिंगी फूल हुए, ठीक है ना। चलिए अब हम मिटा रहे हैं। फिर से आएगा मेरा रुमाल भाई। अब हम एक काम कर रहे हैं, हम बना रहे हैं मादा जनन। मादा जनन हम बना दिए। ठीक, मादा जनन बना दिए, अच्छी बात है। और इधर बना रहे हैं हम एक नर जनन। ओ भाई क्या नर जनन है? तो मादा जनन का जो अंड है वो फीमेल गैमेट है, वो क्या है? फीमेल गैमेट। और नर जनन का जो परागकण है वो परागकण क्या है? मेल गैमेट। परागकण क्या है? परागकण है मेल गैमेट और अंड जो है वो क्या है? फीमेल गैमेट, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे पेटल के बारे में। पेटल क्या करता है? कीड़े मकोड़े को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो पेटल कीड़े मकोड़े को अपनी ओर आकर्षित जब करते हैं तो कीड़े मकोड़े फूल के ऊपर बैठते हैं और फूल के ऊपर बैठकर कभी कभी क्या होता है कि फूल का परागकण उनके पैरों में, उनके सर के ऊपर चिपक जाते हैं और वो जब उस फिर स्टिग्मा के ऊपर बैठते हैं तो यही परागकण यहाँ से यहाँ पर चले जाते हैं। यही परागकण कहाँ से कहाँ चले जाते हैं? यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। हम क्या बोलते हैं कि लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में संयोग करेंगे फिर नई संतान की उत्पत्ति होगी, तो वो प्रजनन जो कहलाएगा वो कौन सा प्रजनन कहलाता है? लैंगिक प्रजनन कहलाता है। तो लैंगिक प्रजनन करने के लिए अपने को मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलान करवाना पड़ेगा। तो कैसे ये लोग मिलते हैं? तो कीड़े मकोड़े की सहायता से, वायु की सहायता से ये सब जो है मेल गैमेट से फीमेल गैमेट के स्टिग्मा के ऊपर आते हैं। ये जो भाग था, भाग का क्या नाम था? स्टिग्मा ना भाई, स्टिग्मा। इसके बाद ये भाग का नाम क्या है? स्टाइल। स्टाइल। और ये जो भाग था, ये भाग क्या था? अंडाशय। अंडाशय, ठीक है। तो यहां से बहुत सारे मेल गैमेट, यहां से बहुत सारे मेल गैमेट क्या हुए? स्टिग्मा के ऊपर आकर चिपक गए। एक मेल गैमेट मान लीजिए कि ये आकर चिपका, एक मेल गैमेट ये आकर चिपका, एक मेल गैमेट ये आकर चिपका, ठीक है। सारे मेल गैमेट आकर स्टिग्मा के ऊपर चिपक गए, ठीक है, ठीक है ना। तो अब इस मेल गैमेट में 3 केंद्रक पाया जाता है। तो क्या बोल रहे थे? ये हम लोग कहते हैं मेल गैमेट। अच्छा, मेल गैमेट कहां पर सुरक्षित है? तो मेल गैमेट सुरक्षित रहता है, मतलब परागकण। मेल गैमेट क्या है? परागकण ही ना है, परागकण। और ये परागकण कहां पर सुरक्षित रहता है? तो परागकण सुरक्षित रहता है परागकोश में। परागकोश में। परागकण कहां पर सुरक्षित रहता है? परागकोश में, ठीक। तो ये मेल गैमेट और एक मेल गैमेट में 3 केंद्रक पाया जाता है, 3 परागकण पाया जाता है, ठीक है। तो यहां से परागकण खुलकर यहां पर गया। अब यहां पर मेल गैमेट था, ये मेल गैमेट खुलकर यहां पर गया
और एक एक मेल गेमेट में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? 3 केंद्रक पाए जाते हैं। कितने केंद्रक पाए जाते हैं? यहाँ जैसे कि यहाँ पर अंडाशय का बता रहा है कितने केंद्रक पाए जाते हैं? 3 केंद्रक। सारे मेल गेमेट में 3 केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक। और सारे मेल गेमेट क्या करेंगे? आपस में रेस करेंगे। किस लिए? जाकर इस अंडे से मिलने के लिए। 3 इडियट याद आ रहा है ना, एक संतान का जब जन्म हो रहा था तो न जाने कितने सारे शुक्राणु रेस करते हैं, और रेस करने के बाद सारे शुक्राणु मिलना चाहते हैं अंडाणु से। और नए संतान की उत्पत्ति तभी होता है जब शुक्राणु मिलते हैं। तो जिस शुक्राणु द्वारा जो शुक्राणु नए अंडाणु के साथ मिलता है तभी एक संतान की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? यहाँ पर भी क्या हो रहा है? सारे मेल गेमेट आपस में रेस करेंगे। ये नीचे उतर कर इसके साथ मिलने की कोशिश करेगा, ये नीचे उतर कर इसके साथ मिलने की कोशिश करेगा, ये नीचे उतर कर इसके साथ मिलने की कोशिश करेगा। ठीक है, ठीक है ना। तो सारे मेल गेमेट जब इसके साथ मिलने के लिए, मेल गेमेट है भाई, अपना रुतबा है, लड़का है, और ये लोग ऐसे नीचे नहीं उतरेंगे। नीचे उतरने के लिए क्या करेंगे? अपना अपना पराग नली विकसित करेंगे। ठीक, अपना अपना क्या करेंगे? पराग नली विकसित करेंगे। तो ये मेल गेमेट में 3 केंद्रक है, तो एक केंद्रक क्या करेगा? पराग नली विकसित करेगा। एक केंद्रक क्या करेगा? पराग नली विकसित करेगा। पराग नली विकसित क्यों करेगा? ताकि ये बचे हुए 2 मेल गेमेट ये आसानी से नीचे उतर पाए। ठीक है ना, आसानी से नीचे उतर पाए। तो ये अपना पराग नली विकसित करेगा, ये अपना पराग नली विकसित करेगा, ये अपना पराग नली विकसित करेगा। सारे मेल गेमेट, जितने भी मेल गेमेट स्टिग्मा के ऊपर आकर चिपकेंगे उसमें से सारे मेल गेमेट में 3 केंद्रक पाया जाता है। हर एक केंद्रक, हर एक मेल गेमेट अपना अपना पराग नली विकसित करता है, और इस पराग नली की सहायता से ये जो मेल गेमेट, जो बचे हुए दोनों मेल गेमेट है, वो नीचे की तरफ उतरते हैं। वो नीचे की तरफ क्या होते हैं? उतरते हैं। सारे नीचे की तरफ उतर रहे हैं। ये इधर उतर रहा है, ये इधर उतर रहा है, सारे नीचे की तरफ उतर रहा है। जब उतरते उतरते क्या हुआ? तो यहाँ पर यहाँ से एक आवाज आने लगी। ये भी नीचे उतरे। मान लीजिए कि ये दोनों मेल गेमेट यहाँ पर नीचे उतरा, आजा भाई उतर जा। ये नीचे उतरा, ये मेल गेमेट यहाँ पर नीचे उतरा, ये मेल गेमेट यहाँ पर नीचे उतरा, सारे नीचे उतर गया है। ठीक, लेकिन जैसे ही नीचे उतर रहा है, यहाँ पर एक आवाज आ रहा है। वो आवाज कैसा है? बोल रहा है, चला जा, चला जा, चला जा। अरे भाई, इतना मेहनत से हम लोग यहाँ से उठकर यहाँ पर आए हैं, और अपना पराग नली विकसित कर यहाँ तक पहुंचे हैं जाने के लिए। सारा बेचारा सब क्या हुआ? उदास हो गया। अरे यार, इतना मेहनत से, इतना मेहनत कर यहाँ से अंडे से मिलने के लिए आए, लेकिन यहाँ पर पता नहीं कैसा आवाज आ रहा है, बोल रहा है चला जा, चला जा। सारे उदास होकर चले जा रहे हैं। सारे उदास होकर क्या हो रहा है? चले जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आवाज चला जा आ क्यों रहा था? क्योंकि इस वाले भाग का नाम ही है क्या? चला जा। इस वाले भाग का नाम क्या है? चला जा। CHALA, चला जा। ठीक है, ठीक। तो सारे बेचारे मेल गेमेट उदास होकर जाने लगे, लेकिन एक मेल गेमेट उनमें से बहुत समझदार था। एक मेल गेमेट उसमें से बहुत समझदार था। वो संकेत को समझ लिया, और संकेत क्या समझा? कि संकेत समझा क्या? कि यहाँ पर चला जा आवाज नहीं आ रहा है, यहाँ पर आवाज आ रहा है चल आ जा। क्या आवाज आ रहा है? चल आ जा। और कहां से आ जा? पिछले दरवाजे से। कहां से? पिछले दरवाजे से। तो ये मेल गेमेट, दोनों जो मेल गेमेट है, जो उदास गेमेट है, जो बोका टाइप गेमेट थे, वे लोग तो घूमकर चले गए, लेकिन जो चालाक गेमेट था वो पिछले दरवाजे से यहां से आ रहा है। ठीक, तो पिछले दरवाजे से एक खिड़की खुली थी। तो उस जो छोटा सा रास्ता खुला हुआ था, उस छोटे से रास्ता का नाम है माइक्रोपाइप। छोटे से रास्ता का नाम क्या है? माइक्रोपाइप। छोटे से रास्ता का नाम है माइक्रोपाइप। ठीक, तो दोनों मेल गेमेट यहाँ से माइक्रोपाइप से घुसे अंदर, और जब घुस रहे हैं तो एक मेल गेमेट जो है वो इसके साथ मिल गया। एक मेल गेमेट किसके साथ मिला? यहाँ पर अंड में टोटल बीजांड में टोटल 8 केंद्र अंड होता है। बीजांड में टोटल कितने अंड होते हैं? 8 अंड, यानी कि 8 केंद्रक होता है। ठीक है, इसमें बीजांड में कितने अंड होते हैं? 8
अंड, 8 अंड होता है, जिसमें से 3 अंड जो है मुख की तरफ होता है, 2 अंड बीच में होता है और बाकी का बचा हुआ 3 अंड 1 2 3 4 5 6 7 8 बाकी का बचा हुआ 3 अंड जो है वो अंड की तरफ होता है। इन तीनों अंडे का कोई कार्य नहीं होता है, कार्य होता है बस इस अंडे का और इस अंडे का। तीन जो मुख के पास 3 अंड होता है उसमें से सबसे बड़ा वाला अंड जो है ये है, और जो मेल गैमीट का एक गैमीट है, मेल गैमीट का एक केंद्रक है, वो जाकर इसी के साथ मिलता है। ठीक है, मेल गैमीट का जो एक केंद्रक है वो जाकर इसी के साथ मिलता है और इसके साथ मिलकर ही किसका निर्माण करता है, जाइगोट का निर्माण करता है। जाइगोट इसके साथ मिलकर किसका निर्माण करता है, जाइगोट का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि ये जो है यही क्या है, लाइफ है। इसी से नए जीव की उत्पत्ति होगी, इसी से क्या होगी, नए जीव की उत्पत्ति होगी। ठीक है, और बच्चा हुआ, ये तो लाइफ हो गया, और बच्चा हुआ जो एक और केंद्रक है वो जाकर इन दोनों के साथ मिलता है। किसके साथ मिलता है, इन दोनों के साथ मिलता है। इन दोनों केंद्रक के साथ ये वाला केंद्रक मिल जाता है और मिलकर किसका निर्माण करता है, मिलकर निर्माण करता है भ्रूण कोश का। भ्रूण कोश ये क्या है, इससे ये बना है भ्रूण, जाइगोट मतलब ये क्या बना है, भ्रूण बना है, और ये जो है ये क्या बना है, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश का मतलब भ्रूण को भोजन देने वाला। ठीक, तो ये बना है लाइफ यानी कि भ्रूण, और ये क्या बना है, भ्रूण कोश। तो ध्यान से देखिए, एक मेल गैमीट इसके साथ यहाँ पर एक फीमेल गैमीट के साथ मिल रहा है, एक मेल गैमीट यहाँ पर फीमेल गैमीट के साथ मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 बार निषेचन हो रहा है। अच्छा, निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं, मेल गैमीट तथा फीमेल गैमीट के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं निषेचन। निषेचन क्या होता है, निषेचन मेल गैमीट तथा फीमेल गैमीट के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। मेल गैमीट तथा फीमेल गैमीट के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। आई बात समझ में। तो एक बार निषेचन की क्रिया यहाँ पर हो रहा है, एक मेल गैमीट इस केंद्र अंड के साथ मिल रहा है, यहाँ पर निषेचन की क्रिया कर रहा है, एक मेल गैमीट इन दोनों अंड के साथ मिल रहा है, उसके साथ निषेचन की क्रिया कर रहा है। ठीक है, अच्छा, और एक बात था, यहाँ पर जो बीच में दोनों अंड है, इन दोनों अंड को बोलते हैं निर्दिष्ट केंद्रक। निर्दिष्ट केंद्रक। ठीक है, तो एक मेल गैमीट सबसे पहले इस केंद्रक के साथ, इस अंडे के साथ मिलता है और मिलकर भ्रूण का निर्माण करता है, और एक मेल गैमीट इस केंद्रक के साथ मिलता है और मिलकर भ्रूण कोश का निर्माण करता है। 2 बार निषेचन की क्रिया कर रहा है, इसलिए इस तरह के निषेचन को क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन। इस तरह के निषेचन की क्रिया क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन। परागण के दौरान, परागण क्या होता है थोड़ी देर में बताएंगे। परागण के दौरान मेल गैमीट एक बार अंड से मिलता है, अंड से मिलता है तथा एक बार निर्दिष्ट केंद्र से मिलता है, निर्दिष्ट केंद्रक से मिलता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। इस क्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं, करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिल गया, निषेचन हो गया, एक बार भ्रूण का निर्माण हो गया और एक बार भ्रूण कोश का निर्माण हो गया। ठीक है, फिर यही भ्रूण धीरे धीरे बढ़कर बीज में बदलता है, फिर वो बीज धीरे धीरे बढ़कर नया प्लांट उस बीज से आएगा। ठीक, तो इस तरह से अन्न जो है
मेल गैमेट जो है किस तरह से फीमेल गैमेट से मिल रहा है। आइए समझ में ना। ठीक, अब ये सब जब मिल जाते हैं तो फूल का अलग अलग पार्ट जो है वो अलग अलग भाग में बदल जाता है। ठीक है, फूल के जब सूखने के बाद तो कि कौन सा पार्ट किस भाग में बदल रहा है उसको हम लिख रहे हैं। तो अंड जो है, अगर बात करेंगे अंड का, तो अंड बदलता है। देखिए पहले ये अंड था और वो निषेचन के बाद बदल जा रहा है किसमें, भ्रूण में। जो निर्दिष्ट केंद्रक था, निर्दिष्ट केंद्रक वो निषेचन के बाद बदल जा रहा है भ्रूण कोश में, भ्रूण कोश में। ठीक, इसके बाद जो बीजांड है वो बदलता है, वो बदलता है बीज में। और फिर जो 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 अंडाशय है, अंडाशय अंडाशय बदलता है फल में। ठीक, इस तरह से बदल जाते हैं ये लोग। और क्वेश्चन भी एग्जाम में ऐसे आता है, निषेचन के बाद अंड किसमें बदलता है, भ्रूण में। निर्दिष्ट केंद्रक किसमें बदलता है, अच्छा निर्दिष्ट केंद्रक किसे कहते हैं ये तो पता है ना। देखिए बीच में जो दो अंड है वो दोनों अंड एक दूसरे के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, निर्दिष्ट केंद्रक का निर्माण करते हैं। और निषेचन के बाद निर्दिष्ट केंद्रक किसमें बदलता है, भ्रूण कोश में। मतलब भ्रूण को बीज को खाने के लिए, मान लीजिए कि एक बीज जो है फूल से निकल गया है, सूखी हुई अवस्था में बहुत दिनों तक पड़ा हुआ है, तो उस बीज को जीवित रहने के लिए भोजन तो चाहिए ना, तो वो भोजन मिलेगा कहां से, तो वो भोजन मिलता है निर्दिष्ट केंद्रक से। ठीक है, तो निर्दिष्ट केंद्रक किसमें बदलता है, भ्रूण कोश में। और ये जो बीजांड था, जो बीजांड था, ये बीजांड किसमें बदलता है, बीज में। और अंडाशय किसमें बदलता है, फल में। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों का प्रजनन की जो अलैंगिक प्रजनन की जो क्रिया होती है, तो इसको आप लोग फटाफट अपने कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग से नोट करिए। इसके बाद हम लोग करेंगे लैंगिक प्रजनन का महत्व। हाँ, अब है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है लैंगिक प्रजनन का, लैंगिक प्रजनन का महत्व। क्या महत्व है लैंगिक प्रजनन का। तो लैंगिक प्रजनन के द्वारा ही संतान में माता और पिता दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक, अगर अलैंगिक प्रजनन होता तो उसमें तो एक ही ना जनक होता, और एक ही जनक से जो संतान उत्पन्न होते हैं उसमें केवल उसी जनक के गुण होते हैं। लेकिन लैंगिक प्रजनन के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो उससे जो संतान उत्पन्न होगा उसमें माता संतान में माता तथा पिता दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है, ये पहला है और दूसरा, लैंगिक प्रजनन के द्वारा जिस संतान की जो उत्पत्ति होती है वो ज्यादा स्वस्थ होते हैं। संतान अधिक क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तीसरा क्या हो सकता है, अच्छा संतान अधिक स्वस्थ होते हैं, इसके मतलब स्वस्थ वो अधिक कैसे होंगे, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। उसके अंदर क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, अच्छा रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, क्या है, हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है, उस क्षमता को ही क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ठीक, तो लैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न संतानों के रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। आई बात समझ में ना। तो ये हुआ हम लोगों के लैंगिक प्रजनन का महत्व। तो अपना लैंगिक प्रजनन कंप्लीट। इसके बाद का टॉपिक रहेगा हम लोगों का परागण। परागण क्या है, परागण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।